नमस्कार, बीमा हो तो ऐसा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चैरत। कहते हैं कि शादियां स्वर्ग में बनती हैं, लेकिन उनका खर्चा तो यहीं पर होता है और वो भी बहुत भारी होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके परिवार में किसी की शादी है और कोई आपदा आ जाए, उसके कारण शादी रद्द हो जाए या फिर पोस्टपोन हो जाए, तो लाखों रुपए के नुकसान की भरपाई आखिरकार कौन करेगा? तो आज के शो बीमा हो तो ऐसा में हम बात करने जा रहे हैं वेडिंग इंश्योरेंस के बारे में, जो अब भारत में धीरे धीरे फेमस होता जा रहा है। तो हम आज बात करेंगे कि बेसिकली वेडिंग इंश्योरेंस क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कवर हो सकती हैं, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जिनकी भरपाई जो है इंश्योरेंस के थ्रू हो सकती है, कौन कौन सी चीजें कवर हैं, कहां पर भरपाई होगी, किन हालात में क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो सकता है और प्रीमियम कितना होता है लगभग। तो शो में इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि शशांक और रिया के सपनों पर आखिरकार पानी कैसे फिर गया। शशांक और रिया की शादी 12 दिसंबर को चेन्नई में होने वाली थी। वेन्यू, होटल, कार्ड, ट्रैवल, डेकोरेशन सब कुछ डिसाइड भी हो चुका था, लेकिन तभी आए एक तूफान ने सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। करीब 30 लाख का खर्च पानी में बह गया। ना होटल ने एडवांस वापस किया और ना ही डेकोरेटर ने। परिवार वालों के लिए ये एक भावनात्मक और आर्थिक झटका भी था। आपके परिवार में ऐसा किसी के साथ ना हो, इसीलिए हम आज की खास पेशकश आपके लिए लेकर आए हैं और इस बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ फिनकार्ड फाइनेंशियल प्लानर्स के डायरेक्टर और को फाउंडर रवि शर्मा जुड़ रहे हैं। रवि जी से आज हम ये सारी चर्चा करेंगे और बहुत डिटेल में करेंगे, ताकि आपको इस बारे में, यानी कि वेडिंग इंश्योरेंस के बारे में हर डिटेल जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी, नमस्कार। और बहुत अच्छा मुद्दा आपने चूज किया है इस सेशन के लिए। आई थिंक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत होती नहीं है और शादी एक ऐसा एक्सपेंस है जो लोगों की जीवन की टोटल सेविंग्स का कई बार 10% से लेके 20% का बजट रहता है। और इस तरीके के अगर कोई उतार चढ़ाव या फिर कोई भी अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स सर्टेनली एक बड़ा सेटबैक है लोगों के फाइनेंशियल लॉस को लेके। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक सेटबैक जो है हो जाता है अगर किसी भी तरह की कोई आपदा आ जाए, जिस वजह से शादी जो है वो पोस्टपोन हो जाती है या फिर कैंसिल हो जाती है। तो ऐसे में रवि जी, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी। मैं ये जानना चाहूँगी कि वेडिंग इंश्योरेंस जो एक व्यक्ति को कब और क्यों लेना चाहिए। ये सवाल इसलिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि वेडिंग, जैसा कि आपने बताया कि लोगों की लाइफ सेविंग का 10% अधिक जो हिस्सा रहता है वो वेडिंग के लिए होता है। बच्चे होते हैं तो लोग सबसे पहले यही सोचते हैं कि अच्छा, इसकी शादी तो मैं ऐसे करूँगा। और हमने कोविड के बाद अब देखा है कि पहले तो ऐसा हुआ था कि लोगों ने 20, 30, 40, 50 मेहमानों में शादी कर दी थी, लेकिन अब डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन हो गया है। मेहमान कम होते हैं लेकिन खर्चा उतना ही ज्यादा होता है। तो ऐसे में एक व्यक्ति को कब जो है वेडिंग इंश्योरेंस लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए? देखिए, अगर आप देखेंगे दुनिया में या फिर इंडिया में अगर आप बात करेंगे तो ये कोई इंश्योरेंस नया नहीं है, क्योंकि इवेंट कवरेजेस पहले होते आए हैं। तो आज के टाइम पे आप देखेंगे कि आपने अभी हमारा आईपीएल खत्म हुआ है, तो आईपीएल जैसे बड़े इवेंट भी बीसीसीआई इंश्योरेंस से कवर कराता था जी। क्यों? क्योंकि इतने बड़ा आपने खर्चा किया, आपने इतना बड़ा इवेंट प्लान किया, और अगर इसमें कोई भी डिबैकल होता है तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेटबैक होता है। तो वेडिंग इंश्योरेंस उसी का एक हिस्सा है जो पर्सनलाइज लेवल पे किया गया है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स फैमिलीज पे है। और शादी जैसे कि एक बड़ा खर्चा है हमारी लाइफ का, तो इसमें जो सबसे बड़े खर्चे जो रिस्क होते हैं इवेंट के अंदर, कैंसिलेशन का रिस्क होता है, या किसी कारण से कोई फाइनेंशियल या किसी मेन मेंबर्स की डेथ हो गई, ये एक रिस्क होता है, या फिर कोई राइट हो गया या नेचुरल कैलामिटीज आ गई। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो तो रहने ही वाला है। बट इसके अलावा भी जो आपने पैसे होटल्स को दिए, जो पैसे आपने इवेंट मैनेजर को दिए, जो पैसे आपने केटरर को दिए, ये सब भी आपके पास वापस नहीं आते। तो वेडिंग इंश्योरेंस ये हेल्प करता है कि अगर इस तरीके के इवेंट, अगर कोई भी घटना होती है जहां पर जो कॉस्ट
इरिकवरेबल है, जो आप रिकवर नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट उसको इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी, क्योंकि शादी तो फिर से होनी है। मतलब कि अगर वो इवेंट आज कैंसिल हुआ है तो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद जब चीजें नॉर्मल होंगी, वो शादियां होनी वाली। और हमने पिछले कोविड टाइम में देखा था कि जो भी शादियां, तो कोविड अगर हमें अच्छी तरीके से याद है तो 22 मार्च से कोविड का लॉकडाउन हुआ था। जी। और बहुत सारी शादियां इंडिया के अंदर आप देखेंगे कि मार्च के लास्ट वीक से लेके अप्रैल तक चलती हैं, है बिल्कुल। ना। बहुत सारी शादियां पोस्टपोन हुई, कैंसिल हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट वो शादियां नहीं हुई। वो शादियां देखी गई लेटर ऑन ऑफ द ईयर्स में। तो जो खर्चे लोगों ने पहले कर दिए थे, वो वापस से वो खर्चा करना पड़ा। और वेडिंग इंश्योरेंस ये हेल्प करता है कि जो भी घटना आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, विच आर एक्सीडेंटल इन नेचर, वो मेक श्योर करेगा कि आपके एटलीस्ट फाइनेंशियल सेटबैक को कंपनसेट किया जा सके। बिकॉज इमोशनल कंपनसेट का तो कोई सब्सिट्यूट है नहीं, बट एटलीस्ट फाइनेंशियल सेटबैक के लिए आप इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। बिल्कुल आपने सही बात कही है, क्योंकि इमोशनल अगर कोई सेटबैक होता है तो उसको तो खैर कोई कंपनसेट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर शादी से जुड़ा हुआ कोई खर्चा है, अगर वो कंपनसेट हो जाए, अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है जिस पर आपका काबू नहीं है, तो कम से कम एक थोड़ी सी दिलासा, तसल्ली एक व्यक्ति के मन में रहती है। लेकिन मेरा अगला सवाल ये है कि क्या प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कई बार होता है कि भाई शादी होनी है, तूफान आ गया, बारिश बहुत ज़्यादा आ गई, बाढ़ आ गई, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो इस तरह की आपदाएं जो है वो भी कवर होती है। और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, मान लीजिए कि जैसे लड़का लड़की में से कोई कहीं जा रहे हैं, किसी तरह की दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो क्या ये चीजें कवर रहती हैं? सो वेडिंग इंश्योरेंस के अंदर जो ब्रॉडर लेवल जो डेफिनेशन है, काफी बड़ी डेफिनेशन है। आई थिंक यही इस पॉलिसी को एक बेहतर इंश्योरेंस पॉलिसी बनाता है या बेहतर रिस्क कवरेज देता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, अगर कोई भी नेचुरल कैलामिटीज है, जिसमें अर्थक्वेक, फ्लड, ऐसा कोई भी नेचुरल कैलामिटी होगा और जिसके रीजन से अगर ये शादी रद्द होती है, तो जो भी इरिकवरेबल कॉस्ट है वो कंपनसेट की जाएगी इंश्योरेंस कंपनी में। दूसरा, अगर कोई भी एक्सीडेंटल इमरजेंसी हो गई है, मान के चलिए कि ब्राइड और ग्रूम में से कोई भी एक पार्टी हॉस्पिटलाइज हो जाती है शादी से पहले, और उसके कारण ये इवेंट रद्द किया जाता है, तो भी इंश्योरेंस कंपनी जो है उस लॉस को कंपनसेट करेंगी। अगर खुदा ना खास्ता कोई डेथ हो जाती है, और डेथ सिर्फ ब्राइड और ग्रूम के केस में नहीं है, अगर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स में भी कोई डेथ हो जाती है और अगर उसकी वजह से अगर शादी रद्द की जाती है, वो लॉस भी यहाँ पर कवर्ड होते हैं, वो रिकवर्ड होते हैं। तो चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वो पर्सनल मेडिकल इमरजेंसी हो, जी। और या फिर मैन मेड आपदा हो, जैसे कि टेररिज्म, स्ट्राइक्स, गवर्नमेंट ने बंद डिसाइड कर दिया, कोई वॉर एस्केलेट हो गई जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने बंद डिक्लेयर कर दिया पूरे देश के अंदर, ये सारे इवेंट्स भी इस तरीके के इंश्योरेंस में कवर होते हैं। तो जो उसका कवरेज जो स्कोप है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी जेन्युइन है, जहाँ पर इंटेंट एक इंश्योरेंस कंपनी का जेन्युइन लॉस को कंपनसेट करने का है। ठीक है, कवरेज आपने बताया काफ़ी ब्रॉडर होता है, काफ़ी बड़ा होता है, तो कवरेज में आखिरकार क्या क्या रहता है? होटल्स का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो खर्चे होते हैं वो बाकी चीज़ों के भी होते हैं। आपने मान लीजिए कि लड़के बड़े हैं, उन्होंने बैंड बुक किया हुआ है, उसका खर्चा है, सजावट होती है इतनी सारी, उसका खर्चा है, ज्वेलरी खरीदी हुई है, तो क्या ये सारी चीज़ें कवर्ड रहती है या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कवर्ड रहती हैं? देखिए, जनरली इसमें वो खर्चे सारे कवर होते हैं जो इरिकवरेबल हैं। तो जैसे आपका इवेंट का खर्चा, यानी जो आपने केटरर को पैसे दिए हैं, होटल्स का खर्चा, तो यहाँ पर भी होटल्स की बुकिंग जो है वो नॉन कैंसिलेबल है और ये पैसा नहीं आने वाला, ये कवर है। जी। बट ज्वेलरी का जो लॉस है, अगर इस तरीके का होता है, तो उसमें लिमिट सेट की गई है 12.5 लाख रुपए की। तो 12.5 लाख रुपए से ऊपर का कवरेज नहीं मिलता है इसके अंदर ज्वेलरी के केस में। लेकिन कुछ खर्चे हैं जो इसमें अलग रखे गए हैं, जैसे कि मेकअप है ना, मेकअप का खर्चा हो गया, कॉस्ट्यूम का खर्चा हो गया, ये सारे खर्चे नहीं इसके अंदर कवर होते हैं। ओके। तो लार्जर लेवल पे इस पॉलिसी के अंदर इवेंट कॉस्ट कवर है। उस इवेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सराउंडेड कॉस्ट है वो कवर नहीं होते, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस कंपनी का एक तर्क है, मैं आपको समझाता हूँ जी। पल्लवी जी। आप मान के चलिए एक कॉस्ट्यूम है, अभी
हम किसी ब्राइड ने एक लहंगा खरीदा, तो इंश्योरेंस कंपनी ये बोलती है कि भाई वो लहंगा तो डैमेज नहीं हो सकता, वो तो आपकी एसेट है आपके पास में, उसको आप 3 महीने 6 महीने बाद भी यूज कर सकते हैं, तो टेक्निकली वो कवर कैसे किया जा सकता है। दूसरा जैसे कि मेकअप कॉस्ट हो गई। अब मेकअप कॉस्ट में बहुत वाइड सब्जेक्टिविटी है, इसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो आपके पास एक मेकअप आर्टिस्ट होगा जो 20,000 रुपये चार्ज करता है, जी। एक 20 लाख रुपए भी चार्ज कर सकता है। तो यहाँ पर कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। और अगर इतना वास्ट सब्जेक्टिविटी पे इंश्योरेंस कंपनी कवर करने जाती हैं, हम लोग इसकी कॉस्ट के बारे में भी आगे वाले टाइम में बात करेंगे अभी, तो इसकी कॉस्ट जो है वो इतनी एक्सपेंसिव हो जाएगी कि मैक्सिमम लोगों के लिए इस तरीके का कवरेज लेना सेंसफुल नहीं होगा। तो आप इसको मोटा माटी मान के चलिए कि जो इवेंट रिलेटेड कॉस्ट है, जिसके अंदर होटल, केटरर, इवेंट मैनेजर, जो ये खर्चे हैं ये कवर्ड हैं, जो इररिकवरेबल हैं। ज्वेलरी आपको 12.5 लाख रुपीज कवर्ड है इन केस अगर थेफ्ट या बल्गरी हो जाता है, जी। ठीक है। बिकॉज अगर उसमें थेफ्ट नहीं हुआ तो ज्वेलरी ज्वेलरी हमारी एसेट है, वो तो हमारे पास है ऑलरेडी, है ना। इनफैक्ट एक और चीज कवर है जो आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, अगर किसी कारणवश दूल्हा या दुल्हन की किडनैपिंग हो जाती है, वो भी इसके अंदर कवर्ड है। तो मतलब इसमें क्या रैंसम जो है वो कवर्ड होगी? मतलब किडनैपिंग में समझी नहीं सर, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो अगर किडनैपिंग हो जाती है और किसी कारणवश दूल्हा सही टाइम पे पहुंच नहीं पाता है, तो इवेंट की जो कॉस्ट होगी वो कवर्ड होगी, फिर भी इंश्योरेंस कॉस्ट एक्सरसाइज की जा सकती है। तो मतलब ये बहुत तो जब मैंने दिलचस्प मामला है, क्योंकि इसमें ऐसी चीजें कवर्ड है जो हमने शायद सोची भी नहीं होंगी कभी। जब मैंने भी इस पूरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को देखा तो मुझे भी सरप्राइज लगा, और मैंने सोचा कि इस मुद्दे पे तो अलग से बात होनी चाहिए कि किडनैपिंग भी कवर्ड है, क्योंकि जनरली जितने भी इंश्योरेंस हमने देखे हैं, किडनैपिंग की बात किसी में नहीं होती। बिल्कुल। इसमें किडनैपिंग के लिए स्पेसिफाई किया गया इस क्लॉज को। ये काफ़ी हैरानी की बात है, क्योंकि आपने सही कहा है कि हम जब भी पॉलिसीज़ पढ़ते हैं, किडनैपिंग वैसी जैसी जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा एक्सेप्शंस में रखी जाती है, लेकिन अगर ये कवरेज में है तो काफ़ी हैरानी की भी बात है। लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं ये तसल्ली होगी कि किसी भी तरह से अगर वेडिंग में कोई भी बाधा आती है, शादी में किसी तरह की बाधा आती है, तो कम से कम चीज़ें जो है काफ़ी हद तक कवर्ड है। खैर रवि जी, इस बीच में हमारे पास कई हमारे सारे दर्शक हैं जिनके सवाल आने इस मुद्दे से जुड़े हुए शुरू हो गए हैं, तो हम कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं, फिर हम अपनी इस दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो पहला सवाल जो है वो नागपुर से शुभांगी जोशी का है। ये कह रही है कि मेरी बहन की शादी नवंबर में है, क्या हम अब पॉलिसी ले सकते हैं? तो ये काफ़ी मुझे अच्छा सवाल लगा कि पॉलिसी बेसिकली लेनी कब चाहिए, जब तैयारियां शुरू कर दी हैं, या शादी से 10-15 दिन पहले भी ले लें तो चल जाएगा काम? सो इंश्योरेंस कंपनी इस तरीके की पॉलिसी को बहुत ही सेंसिटिव पॉलिसीज में क्लासिफाइड करती है पल्लवी जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कवरेज स्टार्ट होगा वो इवेंट के 15 दिन पहले ही अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है। तो मान के चलिए कि अगर ये शादी 15 नवंबर की है, तो आप 1 नवंबर से पहले इस पॉलिसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, तो 1 नवंबर के बाद जो है वो आप शुभांगी जी पॉलिसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 15 दिन पहले जो है आपको पॉलिसी लेनी है। खैर अगला Correct. सवाल जो है वो चंडीगढ़ से नेहा अग्रवाल का है। ये कह रही है कि क्या ये पॉलिसी सिर्फ हिंदू शादी के लिए है या सभी धर्मों की शादियां जो है इसके अंडर कवर होती हैं? सो कैपिटलिज्म में एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो सबसे सेकुलर है, एंड मनी डजंट हैव टू कलर्स। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए कुछ नहीं फर्क पड़ता कि वो शादी किस तरीके की है, सिर्फ शादी होनी चाहिए, और वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी लोगों की हो। अगर वो इवेंट है और इंश्योरेंस कंपनी उस इवेंट को देख पाती हैं, वैलिडेट कर पाती हैं, तो वो कवरेजेस कवर होगा। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये सिर्फ हिंदू, मुस्लिम या सिख या बुद्धिज्म शादी के लिए नहीं, किसी भी तरीके की शादी के लिए ये कवरेजेस वैलिड है। ठीक है, तो वैलिड जो रहेगी वो कवरेज रहेगी, कोई भी धर्म की शादी हो, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सभी धर्मों के लिए जो है इंश्योरेंस बिल्कुल समान तरीके से बनाया गया है। अगला सवाल लखनऊ से प्रीति चौधरी का है। इनका सवाल बड़ा दिलचस्प है रवि जी। ये कह रही हैं कि अगर गेस्ट नहीं आए किसी कारण से तो क्या नुकसान कवर हो जाएगा? क्योंकि ये भी हमने अक्सर देखा है कि जब भी शादी की बुकिंग्स होती है तो उसमें पूछा जाता है कि भाई कितने गेस्ट आएंगे, 500,000 के हिसाब से जो है वो मिनिमम कवरेज वगैरह लिया जाता है, और उसके बाद जो है वो बुकिंग्स होती है। तो ऐसे में अगर गेस्ट नहीं आते हैं तो फिर क्या वो नुकसान की भरपाई करेगी इंश्योरेंस कंपनी? सो अगर आप वेडिंग इंश्योरेंस को देखेंगे, सो इट ओनली गेट एक्सरसाइज लॉसेस विच अकर्ड व्हाइल कैंसिलिंग द इवेंट, या फिर किसी को पब्लिकली डैमेज हुआ है। तो चूंकि गेस्ट आना किसी का डैमेज नहीं है,
तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये लॉस नहीं है टेक्निकली, इट्स अ एब्सेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल, तो जिसकी वजह से शादी कैंसिल नहीं हो रही है। तो इस तरीके के खर्चे या इस तरीके के जो इवेंट्स या इंसिडेंट जो होते हैं, ये कवरेजेस के अंडर नहीं आते हैं। तो कोई भी गेस्ट आने रिलेटेड, ये गेस्ट नहीं आया, या आप बोलेंगे कि स्टेज पे गाना ठीक से नहीं बजा या फिर डीजे वाले ने 10 बजे तक गाना एक्सटेंड नहीं किया, जिसकी वजह से हम इंडिया की शादी में क्या होता है कि हर गेस्ट शादी में नाराज हो एक जाते हैं। गेस्ट नाराज हो जाते हैं, एक फूफा जी होते हैं, एक जीजा जी होते हैं, है ना, जिनका काम होता है कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, है ना। हाँ, बिल्कुल। इस और तरह वो कोई भी इवेंट होते हैं वो इंश्योरेंस में कवर वो नहीं होते इसलिए हैं भी कई बार because नाराज हो जाते हैं कि पनीर जो है वो ठीक नहीं था, ग्रेवी ज्यादा थी। तो आपने खैर सही कहा है। हम अपनी दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच में मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक के पास चलते हैं और जानते हैं कि भारत में शादी के कुछ ना दिलचस्प आंकड़े हैं कि बेसिकली वेडिंग इंश्योरेंस जो है वो कितनी बड़ी मार्केट जो है वो वेडिंग की बन चुकी है। और वेडिंग इंश्योरेंस की आज हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट अपने आप में बहुत बड़ी है। तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी मार्केट को कवर करने के लिए जब एक इंश्योरेंस आ रहा है तो आपको भी तो जानना चाहिए ना कि आखिरकार वो आपको किस तरीके से कवरेज दे रहा है। तो चलते हैं अभिषेक के पास। थैंक यू पल्लवी। शादियां अब जो हैं वो लाखों करोड़ों रुपए की अब हो रही हैं, तो ऐसे में अगर वेडिंग इंश्योरेंस हो तो समझदारी का एक तरह से फैसला हो सकता है, क्योंकि अगर इन केस अगर कोई अनसर्टनिटी हो या फिर कुछ भी नुकसान हो जाए तो उसकी एक तरह से इसमें भरपाई हो जाती है। कई सारी कंपनीज हैं जो कि वेडिंग इंश्योरेंस दे रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो बजाज आलियांज, जनरल इंश्योरेंस, HDFC अर्गो, ICICI लोम्बार्ड और नेशनल इंश्योरेंस, ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो कि आपको एक तरह से वेडिंग इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हैं। अब वेडिंग इंश्योरेंस में क्या कवर होता है, क्या कवर नहीं होता है, उसको जानने से पहले ये जानते हैं कि वेडिंग और वेडिंग इंश्योरेंस जो है उसकी बेसिक जानकारी हम लोग पहले ले लेते हैं। तो पहला ग्राफिक आपके सामने हम लोग लेके आते हैं टीवी पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत की वेडिंग इंडस्ट्री जो करीब है वो $50 बिलियन की है। ऑब्वियस सी बात है कि अब लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इसमें खर्च हो रहे हैं, तो फिर जो इसका जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं नवंबर दिसंबर में ही 32 लाख से ज़्यादा शादियां होती हैं, क्योंकि सालगों का वक्त होता है, शुभ मुहूर्त होता है, तो उस दौरान सबसे ज़्यादा एक तरह से उसमें शादियाँ देखी जाती हैं। सैकड़ों करोड़ों का खर्च हर साल प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद होता है। जैसे कि रवि जी ने बताया कि बाढ़ हो गई या फिर अगर भूकंप आ गया या फिर बारिश हो गया, फिर तूफान आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में जो शादियों में जो खर्च होता है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। वहीं वेडिंग इंश्योरेंस अब धीरे धीरे इवेंट प्लानिंग का हिस्सा बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बहुत सारे एक तरह से मतलब करोड़ों का एक तरह से इनकेस अगर खर्चा हो रहा है तो उसमें एक तरह से जो वेडिंग इंश्योरेंस है वो भी इवेंट प्लानिंग का एक तरह से हिस्सा बनता जा रहा है। अब जानते हैं कि वेडिंग इंश्योरेंस में एक्चुअली कवर क्या होता है। तो दूसरी प्लेट लेकर आते हैं। तो प्राकृतिक आपदा से जो शादी जो रद्द हो जाती है तो उसका जो खर्चा होता है, यानी कि बाढ़, बारिश और भूकंप जैसी सिचुएशन अगर आती है तो उसमें जो लॉस होता है वो एक तरह से वेडिंग जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो उसको कवर करती है। ज्वेलरी और प्रॉपर्टी डैमेज, अगर शादी के दौरान अगर ज्वेलरी डैमेज हो जाती है या प्रॉपर्टी को किसी तरह से अगर डैमेज होता है तो उसका भी जो कवर होता है वो वेडिंग इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो कवर करती है। एक्सीडेंट या डेथ ऑफ ब्राइड, ग्रूम या करीबी रिश्तेदार, अगर शादी के दौरान दूल्हे की, दुल्हन की या फिर उनके रिश्तेदार की अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर उनकी किसी की डेथ हो जाती है तो फिर उस सिचुएशन में भी एक तरह से कंपनी क्लेम देती है। होटल टिकट्स, डेकोरेशन का खर्च, अगर होटल कैंसिलेशन हो जाता है, डेकोरेशन का खर्च यानी कि इन केस अगर डेकोरेशन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो फिर उस सिचुएशन में भी जो वेडिंग इंश्योरेंस कंपनी होती है वो जिम्मेदारी उठाती है। शादी में हुई दुर्घटना के लिए भी पब्लिक लायबिलिटी, यानी कि अगर शादी के दौरान अगर पब्लिक को कोई नुकसान होता है, ऑब्वियसली बात है कि इवेंट प्लानर की जिम्मेदारी होती है और उसमें पूरा जो उसका डेकोरेशन होता है या पूरा जो काम होता है वो उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन उस सिचुएशन में अगर पब्लिक वहाँ पहुँचती है तो उसको किसी तरह का अगर नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी वेडिंग इंश्योरेंस कंपनी लेती है। अब क्या कवर नहीं होता है ये जान लेते हैं। तो उसको भी हम लोग प्लेट यहाँ पर लेकर आते हैं और बताते हैं आपको कि वेडिंग इंश्योरेंस जो आप लेते हैं तो उसमें क्या चीज़ें कवर नहीं होंगी। तो तीसरी प्लेट यहाँ पर मैं PCR से कहूँगा कि वो भी यहाँ पर लेके आएँ। तो खुद से शादी अगर कैंसिल कर दी जाती है, अगर दूल्हा या दुल्हन की साइड से अगर कोई शादी कैंसिल कर देता है तो उस सिचुएशन में वेडिंग इंश्योरेंस कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। लास्ट मिनट तैयारियों की कमी, अगर लास्ट मिनट में अगर कुछ आपको कमी दिखती है उसमें या फिर आप कुछ उसमें उनसे कहते हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए और वो चीज़ अगर नहीं हो पाती है तो उस सिचुएशन में भी जो वेडिंग जो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो भी यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं लेगी। आर्थिक कारण या कानूनी विवाद की वजह से भी यहाँ पर कुछ मामला अगर होता है तो उस सिचुएशन में भी कंपनी जो होती है वो जिम्मेदारी नहीं लेती है। तो ये है कुछ बेसिक डिटेल्स और साथ साथ वेडिंग इंश्योरेंस जगह अगर आप लेते हैं तो उसमें क्या कवर होता है और क्या कवर नहीं होता है। तो ये है कुल मिला के उसकी पूरी जानकारी। ओवर टू यू पल्लवी।
बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। आपने बहुत अच्छे से जो है हमें आंकड़े बताए हैं कि बेसिकली वेडिंग जो है वो इंडिया में कितनी बड़ी इंडस्ट्री, और इस वजह से जो है वेडिंग इंश्योरेंस जो है अब दिन ब दिन फेमस भी होता जा रहा है, लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ रही है, अच्छी बात है। और इसीलिए हम शो लेकर आए हैं ताकि अगर आपके घर में भी आने वाले वक्त में शादी हो रही है और आपको लग रहा है कि हमने इतना लाखों करोड़ों का इस पर खर्चा करना है, तो क्यों ना थोड़ा सा चंद हज़ार रुपए का खर्चा और करके उस शादी को जो आप इंश्योर कर लीजिए। और इस चर्चा में हमारे साथ रवि जी जुड़े हुए हैं। तो रवि जी, शादी जो होती है, ऐसा तो है नहीं कि इंडियन घरों में शादी जो है वो एक दिन का कोई है, हम तो इसे पूरे त्योहार की तरह मनाते हैं। हम एक एक हफ्ता जो है पूरा सेलिब्रेट करते हैं। 10-15 दिन से पहले जो है वो सारी प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, कभी हल्दी का फंक्शन है, कभी मेहंदी का फंक्शन है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज जो है वो सिर्फ शादी के दिन के लिए मिलता है या पूरे सारे प्रोग्राम्स के लिए होता है? जब भी हम इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करेंगे इसके अंदर पल्लवी जी, तो इंश्योरेंस का प्रपोजल फॉर्म आपसे पूछेगा कि आप कौन कौन से इवेंट इस इंश्योरेंस के अंदर कवर करना चाहते हैं। तो अगर आप उसमें लिखेंगे कि ये 3 इवेंट आप कवर करना चाहते हैं जिसके लिए अलग अलग बुकिंग है, या सेम रिजॉर्ट में बुकिंग है, या सेम होटल्स में बुकिंग है, तो कवरेजेस उसके हिसाब से डिसाइड होगा, प्रीमियम भी उसी के हिसाब से डिसाइड होगा। तो अल्टीमेटली जो वेडिंग इंश्योरेंस जो है ये एक तरीके से कस्टमाइज इंश्योरेंस पॉलिसी है, जहां पर इंश्योरेंस कंपनी जिस तरीके का रिस्क कवरेज आप मांग रहे हैं उस तरीके के रिस्क कवरेज को कवर करके आपका प्रीमियम डिसाइड करती हैं। तो अगर नेट एक लाइन में अगर मैं जवाब दूं आपको कि आप मल्टीपल इवेंट्स भी वेडिंग इंश्योरेंस के अंदर कवर कर सकते हैं, बट आपका प्रीमियम भी उसी के हिसाब से डिफाइंड होगा। ठीक है, तो प्रीमियम आपका उस हिसाब से डिफाइन होगा जैसे जैसे जो है आप ये तय करेंगे कि आपको कितने जो फंक्शंस हैं अपने कवर कराने हैं। लेकिन रवि जी, अगर मैं शादी की बात करूं तो हर शादी का अपना एक अलग बजट होता है। बहुत ज़्यादा भी लोग खर्चा करते हैं, कई लोगों के खर्चे तो खैर करोड़ों रुपए तक जाते हैं। वो इवेंट प्लानर्स हायर करते हैं और उसके बाद जो है ऑब्वियसली वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज जो होती हैं वो अपने हिसाब से इंश्योरेंस लेती है। लेकिन अगर मैं एक आम आदमी की बात करूँ, मिडिल क्लास आदमी की बात करूँ, तो वो अपने हिसाब से बहुत खर्च करता है, चाहे वो कुछ लाखों तक का खर्चा करता है। तो ये बीमा जो है, ये इंश्योरेंस जो है वो सिर्फ बड़े बजट की शादियों के लिए होता है या फिर एक आम आदमी भी जो है वो भी इसे ले सकता है? तो देखिए, अगर आप इंडिया में देखेंगे, अगर एवरेज बजट जो है शादियों को 12 से 16 लाख रुपए के आसपास है। और दूसरा हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर किसी इंडिविजुअल की नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए है और वो अगर 12 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो उनके लिए बड़ा खर्चा है, और किसी आदमी की नेटवर्थ 8 लाख करोड़ है और वो 2000 करोड़ खर्च कर रहे हैं तो उनके लिए वो नंबर अलग हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वेडिंग एक ऐसा कॉस्ट है जो भी फैमिली इंडिया के अंदर है वो अपने बजट से थोड़ा ज़्यादा ही खर्चा करके या ज़्यादा ही स्पेंड करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आपका जो प्रीमियम है वो डिफाइन होगा आपके इवेंट के कॉस्ट से ही, कि अगर आपका इवेंट का कॉस्ट 1 करोड़ रुपए है तो इंश्योरेंस का प्रीमियम उसी हिसाब से आएगा। आपके इवेंट का कॉस्ट 10 लाख रुपए है तो आपके कॉस्ट उसी हिसाब से आएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए आप किसी भी कॉस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ना कोई अपर लिमिट है ना ही कोई लोअर लिमिट है जितना मुझे बताया गया, लेकिन शायद कुछ इंश्योरेंस कंपनी जो हैं वो 10 लाख से नीचे के इंश्योरेंस कवर्स को एंटरटेन नहीं करती, जैसा कि मुझे बताया गया। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो प्रीमियम कलेक्शन है वो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर है, ना कि अमाउंट। तो आपका जितना बड़ा बजट है उसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रीमियम चार्ज करेंगी, और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी छोटी शादी है तो आपको कम प्रीमियम देके आप वो कवर कर सकते हैं, और बड़ी एक्सपेंसिव शादी है तो आपका ज़्यादा प्रीमियम देके आप उसको कवर कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड करना चाहूँगा कि जो नहीं करना है, कि अगर शादी का जो इवेंट कॉस्ट है, जो होटल का, केटरर का, स्पेशली जो शादी रिलेटेड जो खर्चे हैं, अगर वो 1 करोड़ रुपए का है का ही कवरेजेस ले, ना कि 50 लाख रुपए का, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम या तो आधा प्रोसेस करेंगी या फिर आपको काफी सारे क्वेरीज से हैंडल करना पड़ेगा, जहां पर आपका एक्सपीरियंस इंश्योरेंस क्लेम लेने को खराब हो सकता है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। और अमूमन रवि जी, जैसे हमने बात की थी, अभी आपने बताया कि 12 से 15 लाख का जो है एवरेज बजट रहता है इंडिया में शादियों का, तो इसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम रहता है वो कितना लगभग रहता है? ये जो भी आप इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं जिस अमाउंट का, इसकी जो रेंज है वो 0.60 से लेके 1.20 तक है। तो मतलब कि अगर 10 लाख रुपए का खर्चा है तो 0.60 जो होता है
वो करीब करीब 6,000 रुपये के आसपास बनेगा और 12,600 के आसपास जा सकता है। तो जनरल जो रेंज देखी गई है वो 0.6 से लेके 1.2 के आसपास देखी गई है। लेकिन अगर उसमें हम ज्यादा एडवांस फीचर्स लेते हैं कि जो हम एडिशनल अगर मांगते हैं तो उसके हिसाब से फिर इंश्योरेंस कंपनी उसको टॉप अप करती है। तो आप इसको ऐसा मान के चलिए कि जैसे आप कार इंश्योरेंस लेने जाते हैं पल्लवी जी, जी। तो सबसे आसान कार इंश्योरेंस क्या है? आप थर्ड पार्टी ले सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं सिर्फ थर्ड पार्टी के अलावा मुझे अपनी गाड़ी भी इंश्योरेंस करानी है ओन डैमेज, तो उसका प्रीमियम थोड़ा और बढ़ जाता है। बिल्कुल। आप बोलते हैं नहीं जी ऑन डैमेज की जगह पे मुझे जीरो डेप करना है, तो प्रीमियम और बढ़ जाता है। बिल्कुल। आप बोलेंगे जीरो डेप के साथ में हमें इंजन प्रोटेक्शन भी करना है, टायर प्रोटेक्शन भी करना है, पर्सन एक्सीडेंट भी करना है, थोड़ा प्रीमियम और बढ़ जाता है। तो अगर आप प्लेन वनीला वेडिंग इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो 0.6 से लेके 1.2 है। आप जैसे जैसे उसमें एडवांस ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा प्रीमियम बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी देखेंगे तो काफी रीजनेबल प्राइस में इंश्योरेंस कंपनी ये कवर ऑफर कर रही है आपको। बिल्कुल आपने सही कहा, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में जो है इंश्योरेंस कंपनी आपको वेडिंग इंश्योरेंस दे रही है। आप सोचिए आपने ज़िंदगी भर जो है पूरी मेहनत की है, कमाई की है, क्योंकि आपने कहा कि भाई मुझे अपने बच्चों की शादी अच्छे से करनी है, लेकिन अगर शादी के वक्त जो है बारिश आ जाती है या खुदा न खास्ता कोई और दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से आपको अपने बच्चों की शादी पोस्टपोन करनी पड़ जाती है, तो सोचिए कितना खर्चा हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपको 6-10 हज़ार या 12,000 रुपये देकर वेडिंग इंश्योरेंस करने को मिल रहा है तो इससे अच्छा और फायदे का सौदा खैर आपके लिए साबित और कोई नहीं हो सकता। रवि जी आपने बहुत अच्छे से हमें ये बताया। खैर इस बीच में हमारे पास कुछ और हमारे दर्शकों के सवाल आ गए हैं, तो हम कुछ और सवालों को शामिल कर लेते हैं, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो अब एक सवाल जो आया है वो पुणे से नमन गुप्ता का है। वो कह रहे हैं कि वेडिंग इंश्योरेंस जो है वो कितनी अवधि के लिए होता है और इसमें कौन कौन से फंक्शंस जो है वो कवर कर सकते हैं? देखिए वेडिंग इंश्योरेंस जो है आप पहली बात सिर्फ 15 दिन पहले ही ले सकते हैं इवेंट के लिए, और इसके अंदर जब आप प्रपोजल फॉर्म भरेंगे जो जो आप इवेंट कवर करेंगे सिर्फ वही वही इवेंट कवर होंगे। तो अगर जैसे आपने बोला कि शादी वाला दिन कवर करना है तो दैट वुड बी द ओनली डे। अगर आपने बोला कि शादी से एक दिन पहले जैसे हमारे इंडिया के अंदर हल्दी, मेहंदी इस तरीके के इवेंट्स होते हैं, फिर बाद में रिसेप्शन भी होता है, आपको वो 4 इवेंट कवर करने हैं तो उस पे तो ये स्पेसिफिक डे डिफाइंड इंश्योरेंस कवर है, और कोई भी एक्सरसाइज ऑफ द क्लेम उसी दिन की घटना या दुर्घटना के बेसिस पे ही डिसाइड होता है। ठीक है। और एक सवाल जो है वो जयपुर से शिखा चौहान का है। वो कह रही हैं कि क्या शादी के कैंसिल होने पर कार्ड्स और ब्यूटी सर्विस के खर्च कवर होते हैं? ब्यूटी सर्विस तो आपने बता दिया था कि नहीं होता है, लेकिन कार्ड्स का खर्चा जो है आजकल रवि जी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग बहुत महंगे महंगे कार्ड्स भी बनवाते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये भी टेंशन रहती होगी कि कार्ड्स का खर्चा कवर होगा नहीं होगा। इंश्योरेंस में जैसे कि मैंने बोला कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए जहां भी एम्बिग्यूटी है और जहां पर भी सब्जेक्टिविटी अवेलेबल है वो इंश्योरेंस कंपनी कवर्ड नहीं करती। तो कार्ड भी एक ऐसा कॉस्ट है जहां पर इंश्योरेंस कंपनी मानती है कि ये बहुत ही सब्जेक्टिव और एम्बिग्यूट कॉस्ट है, और इस तरीके कॉस्ट को वो लोग कवर नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो रिपर इम्पैक्ट आएगा कि ओवरऑल जो इंश्योरेंस का जो कॉस्ट है वो ऊपर चला जाएगा। प्लस इंश्योरेंस कंपनी का एक और मानना है कि यहाँ पर फेक क्लेम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कि क्योंकि आप डिफाइन नहीं कर सकते। देखिए इवेंट में क्या होता है, जैसे होटल है तो होटल की अपनी एक रेंज डिफाइंड है कि अगर आपने ताज होटल लिया तो उसकी रेंज 15,000 रुपये या 20,000 रुपये है, वो उसका स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस है। कार्ड्स, ब्यूटी लाइन आइटम्स, इसमें क्या, या आपकी ग्रूम का जो लहंगा होता है, इसमें कोई रेट डिफाइंड नहीं है, इसका कोई मार्केट स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो जहां पर भी कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है वहां पर इंश्योरेंस कंपनी बचने की कोशिश करते हैं और उस तरह खर्चों को अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के खर्चे जो है वो कवर नहीं होते हैं। अगला सवाल चंडीगढ़ से विक्रम सेन का है और बड़ा दिलचस्प सवाल है। ये कह रहे हैं कि क्या जो ये बीमा है वो सिर्फ भारत में होने वाली शादियों के लिए है या फिर डेस्टिनेशन वेडिंग्स को भी कवर करता है? और रवि जी आजकल तो वैसे भी डेस्टिनेशन वेडिंग्स का चलन बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग जो है अनुष्का और विराट की शादी के बाद अब यही सपने देखते हैं कि हम लोग भी ऐसी जगह पर जाकर शादी करें। तो क्या डेस्टिनेशन वेडिंग भी कवर होंगी? सारी डेस्टिनेशन वेडिंग कवर हैं, बट वो डेस्टिनेशन सिर्फ इंडिया होना चाहिए। तो अगर इंडिया के बाहर कोई भी इवेंट है तो इसका कवरेज इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती। उस चीज को खर्चा कवर करने के लिए एक अलग तरीका है। तो जिस भी देश में वो इवेंट होने वाला है तो हम उस इंश्योरेंस, वहाँ की इंश्योरेंस कंपनी को रीच आउट करके वो इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। जैसे कि आप समझेंगे, जैसे हम लोग
ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं जी। तो हम इंडियन कंपनी से लेते हैं, लेकिन अगर आप पॉलिसी अंडरराइटिंग देखेंगे तो इंडियन कंपनी ने किसी इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी से वहाँ टाई अप कर रखा है, जिसकी बेसिस पे वो हेल्थ कवरेज आपको दे पाते हैं उस देश के अंदर। तो सिमिलरली इंडिया के अंदर वेडिंग इंश्योरेंस इतना बड़ा मार्केट नहीं है बाहर के डेस्टिनेशन कवर करने के लिए। तो ये जो भी कॉस्ट कवर करेंगे इंडिया में होने वाले खर्चे, इंडिया में होने वाले नुकसान के लिए करेंगे, इंडिया के बाहर वाले इंडियन कंपनी नहीं करेंगी। बट आप सर्टेनली अगर आप बड़ा खर्चा कर रहे हैं तो जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, इसी तरीके से उस देश में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज होंगी जिनको आप रीच आउट करके, नॉट एग्जैक्टली वेडिंग इंश्योरेंस क्योंकि इंडिया के बाहर ऐसा बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इवेंट इंश्योरेंस के नाम पे इस तरीके के खर्चे कवर कराए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं विक्रम जी कि अगर आप बाहर कहीं पर शादी करने का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ की इवेंट का जो इंश्योरेंस है वो आप ले सकते हैं। भारत के अंदर अगर आपका प्लान है तो वेडिंग इंश्योरेंस जो है आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, चाहे आप भारत के अंदर कहीं पे भी डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हो। खैर, आखिर में मैं आपसे एक दो चीज़ें और समझना चाहूँगी रवि जी। शादी अगर सिर्फ टलती है तो भी क्या क्लेम मिलता है? क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है कि मान लीजिए 10-15 दिन पहले अगर कोई अनहोनी हो जाती है घर पे, तो घर वाले क्या करते हैं कि शादी को 1 आध महीना 2 महीने के लिए टाल देते हैं कि भाई चलो बाद में कर देंगे। तो उस सूरत में क्या होता है? देखिए, अगर ये शादी पर्पसफुली कैंसिल की गई है लड़के या लड़की वालों की तरफ से, तो इसमें इंश्योरेंस एक्सरसाइज नहीं होता, जो भी थोड़ी देर पहले अभिषेक जी ने भी अपनी स्लाइड में बताया। लेकिन अगर कोई अनहोनी हो जाती है, मतलब कि अगर किसी की डिमाइसिस हो जाती है, अब वो किसी भी डिमाइसिस के अंदर सिर्फ इमीडिएट फैमिली और ब्राइड और ग्रूम सिर्फ यही कवर्ड है। ओके। तो अगर इसमें कोई डिमाइसिस हो जाता है और उसके बेसिस पे शादी पोस्टपोन हो जाती है और आपका कोई इररिकवरेबल एक्सपेंस हो जाता है, तो उस टाइम पे ये इंश्योरेंस कॉस्ट रिकवर की जा सकती है या एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो मैं आपको इससे एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलिए कि मैंने 1 करोड़ रुपए का वेडिंग इंश्योरेंस लिया, ठीक है, और किसी रीजन से कोई डिमाइस हो जाती है इमीडिएट फैमिली के अंदर किसी भी साइड्स में, है ना। तो जब मैं इमीडिएट फैमिली बोलता हूँ तो पेरेंट्स है सिर्फ ऑलरेडी, जी। इमीडिएट फैमिली ओनली पेरेंट्स, है ना। तो अब क्या हुआ, उसकी वजह से शादी टल गई, अब 6 महीने बाद होगी। तो जिसमें होटल ने बोला कि हम ये डेट चेंज कर देते हैं, हम आपको 6 महीने बाद की डेट दे देंगे, जिसमें आपको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, तो आपको इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। ओके। क्योंकि आपका लॉस नहीं हुआ उसमें, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस के अंदर जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इंश्योरेंस तभी एक्सरसाइज होता है जब लॉस और नो लॉस सिचुएशन हो। लेकिन और अगर रवि जी इसी में सिचुएशन ये बन जाए कि होटल कह देते हैं कई बार कि भाई आपको जो है वो हम डेट तो दे देंगे और आपका जितना भी अभी तक खर्चा हुआ है कवर कर देंगे, लेकिन आपको 10-20% जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा क्योंकि तब तक हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे, जैसा कि होटल भले हमने देखा भी है कि होटल इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें होती हैं। तो उस सूरत में क्या इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है वो जो 10-20% का एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है वो भरती हैं? तो अगर फाइनेंशियल लॉस हुआ है उस इवेंट में तो सर्टेनली इंश्योरेंस कंपनी उसको रिफिल करेगी। तो मैं बता रहा था कि इंश्योरेंस कंपनी का काम है कि इंश्योरेंस एक्सरसाइज जब होता है जब किसी को लॉस हुआ और इंश्योरेंस होने की वजह से वो वापस से उसी अवस्था में पहुंचे जो लॉस होने से पहले की अवस्था में था, ना कि गेन की अवस्था में। ओके। ओके, तो मतलब कि अगर आज मेरी सिचुएशन एक्स की है और किसी इवेंट की वजह से वो सिचुएशन x-10 हो गई है, तो इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी मुझे 10 को ही कंपनसेट करने की है कि किसी भी सूरत में आई शुड नॉट मेक एनी गेन एंड प्रॉफिट फ्रॉम द इंश्योरेंस। ओके। तो अगर कुछ टला है और जिसमें जो प्रोपोर्शनेट आपको जो लॉस हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी उतना ही पे करने के लिए लाइबल है। तो इस कॉन्सेप्ट को इंश्योरेंस में बोलते हैं क्लॉज ऑफ सबरेशन और क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब कि आपकी जो स्थिति है लॉस होने से पहले इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है कि लॉस होने के बाद आपको उसी परिस्थिति में वापस लेके आए। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको फ़ायदा कहीं नहीं कराएगी, लेकिन अगर आपका नुकसान हो रहा है तो उसको जो है वो आपको पूरा कवर करके देगी। खैर रवि जी, आखिर में मैं बस एक चीज़ समझना चाहूँगी, हम जिस इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर बहुत से जो लोग हैं वो अब ये जानना चाह रहे होंगे कि क्या मैं वेडिंग इंश्योरेंस जो है कहाँ से ले सकता हूँ, तो क्या ऑनलाइन भी ये इंश्योरेंस जो है वो अवेलेबल है और इसका क्लेम का प्रोसेस क्या होता है?
देखिए ये टेक्निकल इंश्योरेंस है, तो यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी कि आप इसे डीआईवाई मत करिए, मतलब डू इट योरसेल्फ। तो इसमें आप एडवाइजर को सर्टेनली कंसल्ट कीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए, वो आपके बिहाफ पे प्रपोजल फॉर्म सिर्फ फिल नहीं करेंगे, बट आपको सलाह भी देंगे कितना कवर होना चाहिए, किस तरीके की चीज़ों को आपको कवर करना चाहिए, और तब आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए। क्लेम प्रोसेसेस पे मैं आता हूँ, लेकिन जनरली इस तरीके की इंश्योर प्रोडक्ट में काफ़ी प्राइवेट कंपनी अग्रणी है, टाटा, आईसीआईसीआई। तो जब हमने डेटा देखा तो हमें सरप्राइजिंग हुआ कि आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड इसके अंदर एक फ्रंट रनिंग प्लेयर है इस तरीके के इवेंट करने के लिए, इस तरीके के इंश्योरेंस कवर करने के लिए। क्लेम के लिए ऐसी कोई भी घटना होती है तो अगेन आपका जो एडवाइजर है आपको उसे इन्वॉल्व करना चाहिए, जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी का एक क्लेम प्रपोजल फॉर्म होता है, जी। जिसको आप पहले रिकॉर्ड करते हैं, आप उन्हें प्रूफ देते हैं कि ये आपने पेमेंट की थी, ये आपका खर्चा हुआ था और ये आपका लॉस हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी उसे एसेस करती है और उसके बाद आई थिंक 72 आवर से लेके 96 आवर के अंदर जनरली 70-80% क्लेम सेटल हो जाते हैं, अगर मालाफाइड इंटेंट नहीं है। अगर उसके अलावा कोई क्वेरी आती है तो सर्टनली वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रूफ करना पड़ता है कि जैसे कि आपने जो पेमेंट किया, जैसे मान के चलिए आपने होटल को पेमेंट किया है तो उसकी रसीद होनी चाहिए। ओके। अगर होटल ने आपको वो पैसे वापस देने से मना कर दिया है तो उसका कॉन्फर्मेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको पैसे आ गए हैं और आप इंश्योरेंस कंपनी को बोल रहे हैं कि वो पैसे नहीं आए हैं। मतलब तो ये जो इसमें बहुत confirmation ज़रूरी होती है, ये भी हो जाता है कि सारा ट्रांजैक्शन जो है वो एक प्रॉपर बिल रिसिप्ट के साथ होना चाहिए, जीएसटी बिल्कुल वगैरह इंक्लूड होना चाहिए, तभी तभी जो है आप आराम से क्लेम कर पाओगे। बिल्कुल। तो अगर इसमें कोई कैश ट्रांजैक्शन हुई है तो वो सारे पार्ट्स आपके कवर नहीं होंगे। तो इसमें ट्रांजैक्शन जो होने चाहिए ऑन द रिकॉर्ड होने चाहिए, बुक्स में होने चाहिए, वेल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर ये सब है तो क्लेम्स कभी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में कंसर्न नहीं है। देखिए हम लोग इंडिया के अंदर हम लोग समझते हैं कि सारी इंश्योरेंस कंपनी चोर हैं जिनका मालाफाइड इंटेंट है क्लेम ना देना। जी। लेकिन आप लॉजिकली समझिए कि इंश्योरेंस कंपनी का डीएनए स्टार्ट ही क्लेम देने से होता है। तो एक इंश्योरेंस कंपनी की सक्सेस जो है वो ज़्यादा क्लेम देने से है, ना कि ज़्यादा प्रीमियम कलेक्ट करने से। क्योंकि जो इंश्योरेंस का बिजनेस है वो रेकरिंग बिजनेस है। तो अगर वो वेडिंग इंश्योरेंस का प्रीमियम आज लेते हैं जो कि 12,000 रुपये है या 15,000 रुपये या 20,000 रुपये पे, उस 20,000 रुपये के लिए अगर वो क्लेम नहीं देते हैं तो आप इनडायरेक्टली इस तरीके के रेकरिंग बिजनेस को खत्म कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि लोग इस तरीके के इंश्योरेंस पे रुझान ना दिखाएं, इंटरेस्ट ना दिखाएं, जो कि प्रैक्टिकली नहीं होता। तो मेरी सिर्फ सलाह ये रहेगी कि जो भी लोग वेडिंग इंश्योरेंस करें, आप सिर्फ इसको मालाफाइड इंटेंट से ना करें, बोनाफाइड इंटेंट से करें। अगर आपके क्लेम जेन्युइन है, इंश्योरेंस कंपनी सर्टेनली ऑन टाइम इसको कंपनसेट करेंगी और करती आई हैं, जो कि हमने देखा है। सिवाय कि आप कोई फैक्ट्स ना छिपाएं और इस तरीके के टेक्निकल इंश्योरेंस में एडवाइजर की हेल्प इसमें लें। जैसे जब कॉर्पोरेट्स जी। बड़े फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस करते हैं, वो डायरेक्टली नहीं करते, वो इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि इनको टेक्निकल इंश्योरेंस बोला जाता है, ओके। कंपेयर टू जैसे हम टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं जो कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। तो दीज आर नॉट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, दीज आर टेक्निकल कवर। टेक्निकल कवर के लिए कि आप टेक्निकल सुपरविजन में इसको एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो ये चूंकि टेक्निकल प्रोडक्ट हैं जैसा रवि जी ने बताया, तो अगर आपको भी वेडिंग इंश्योरेंस लेना है तो बेहतर ये है कि एक इंश्योरेंस एडवाइज़र की जो है आप हेल्प लीजिए। क्यों? क्योंकि वो जो है आपको बताएगा कि आपको किस तरह से कवरेज लेना चाहिए, और इसके अलावा अगर आपको क्लेम भी लेना है तो वो क्लेम में भी आपकी पूरी मदद करेगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आप हमारे साथ जुड़े इस दिलचस्प चर्चा में। आपने बहुत अच्छे से हमें जो है वेडिंग इंश्योरेंस की तमाम बारीकियों से रूबरू कराया है, एंड आई एम श्योर कि आज हमारे दर्शकों को ये समझ आ गया होगा कि अपना लाखों करोड़ों का खर्चा बचाने के लिए अगर वो चंद हजार रुपए का खर्चा करेंगे तो कोई बुराई नहीं है वेडिंग इंश्योरेंस लेने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पल्लवी जी, और बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। ये बहुत अंडररेटेड प्रोडक्ट है और जनरली मैंने देखा नहीं कि हम लोग इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं कि लोग इस तरीके के टेक्निकल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब तक इवेंट अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया वो अच्छा है, लेकिन जिसका नहीं हुआ शायद
उसके जीवन में ये 3-4 साल का फाइनेंशियल लॉस है। बिल्कुल। आई थिंक कुछ हजार में हम कई लाख बचा के अपने जीवन को और बेहतर और सुखद बना सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो थैंक यू वेरी मच रवि जी, आपने बहुत अच्छी बात पे जो है वो एंड किया है, क्योंकि आप रवि जी ने जैसा आप सबको बताया कि चंद हजार रुपए लगा के जो आप अपने लाखों करोड़ रुपए बचा सकते हैं, तो आज क्यों आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए वेडिंग इंश्योरेंस को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि दोस्तों अब सिर्फ शादी के लहंगे या मंडप के बारे में आपको नहीं सोचना है, सोचना है सुरक्षा के घेरे में जो आपके बारे में जो है वो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, जैसा कि आज रवि जी ने भी बताया है। तो थैंक यू वेरी मच रवि जी, आपने बहुत अच्छे से सारी डिटेल्स जो है हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच पल्लवी जी। थैंक यू। तो आपको सोचना है अब आज से उस सुरक्षा के घेरे के बारे में जो आपको वेडिंग इंश्योरेंस दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपका लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा जो है ना वो डूबने से बचा सकता है। वेडिंग इंश्योरेंस के जरिए आप बना सकते हैं अपनी खुशियों का कवच। तो अगली बार जब भी आपके घर में किसी की शादी हो या आप अगर अपनी शादी की भी प्लानिंग कर रहे हैं तो वेडिंग इंश्योरेंस को ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और ज़रूरी टॉपिक के साथ, बीमा हो तो ऐसा में। लेकिन तब तक याद रखिएगा कि बीमा जो है केवल एक खर्चा नहीं है बल्कि आपका सुरक्षा कवच है। तो इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए और अपने आसपास और अपने परिवार के पास अपने सुरक्षा कवच को बनाकर रखिए।